वेलकम माय स्टूडेंट्स। आज जो हमारी एक्सरसाइज रहेगी वो रहेगी 15.4 जो कि हमारे पास है एडिटिव एंड मल्टीप्लिकेटिव लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी के ऊपर। कब हमने एडिशन करनी है और कब हमने मल्टीप्लिकेशन करनी है। अब इसको समझने के लिए आप एग्जांपल से बिल्कुल इजीली समझ पाएंगे। एग्जांपल जैसे हम एक काम करते हैं, एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन ही ले लेते हैं। अब फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं हमारे पास, A man and his wife appear for an interview for two posts. The probability of husband's selection is 1/8। प्रोबेबिलिटी हो जाए कि हस्बैंड सेलेक्ट हो गया है वो 1/7 है, और प्रोबेबिलिटी कि वाइफ की सिलेक्शन हो जाए वो 1/5। अगर ये सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी है तो ना सेलेक्ट होने की क्या हो जाएगी, h बार 1 में से माइनस करके 6/7, और वाइफ के सिलेक्ट ना होने की प्रोबेबिलिटी रहेगी हमारे पास 4/5 1 में से सब्ट्रैक्ट करने के बाद। अब इन्होंने क्या बोला है, फर्स्ट केस में कह रहे हैं बोथ ऑफ देम विल बी सिलेक्टेड। बोथ ऑफ देम विल बी सिलेक्टेड, बोथ को सिलेक्ट करना है बेटा। सेलेक्ट बोथ, ये भी हो जाए और ये भी हो जाए, मतलब प्रोबेबिलिटी निकालनी है सिलेक्ट होने की हस्बैंड एंड वाइफ की। और एंड वाइफ का मतलब, एंड का मतलब आपको पता है इंटरसेक्शन, और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं क्योंकि हमारे पास यहाँ पे ये इवेंट अलग चल रहा है, ये इवेंट अलग है। हस्बैंड की सिलेक्शन होने से वाइफ को कोई फर्क नहीं पड़ता, वाइफ की सिलेक्शन होने से हस्बैंड को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमने पढ़ा था जो कॉमन पार्ट होता है इंटरसेक्शन, या हम कह सकते हैं पी एच बी, हस्बैंड भी सिलेक्ट हो जाए और वुमन भी, जो वाइफ है बेसिकली, वो भी सिलेक्ट हो जाए, तो वो प्रोडक्ट से ही निकल जाता था। एक्सरसाइज प्रीवियस एक्सरसाइज में हमने ये चीज को करा था, दोनों सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई कर दिया जाए 1/5, तो यू विल गेट 1/35। सेकंड पार्ट इसके अंदर क्या कह रहा है, सेकंड पार्ट हमारे पास कह रहा है ओनली वन ऑफ देम इज सिलेक्टेड। ओनली वन ऑफ देम इज सिलेक्टेड, कोई एक ही सिलेक्ट हो, ये स्ट्रिक्ट कंडीशन है कि एक ही सिलेक्ट हो। अब इसको चूज करने के दो केसेस बनेंगे बेटा। फर्स्ट केस तो होगा कि हस्बैंड तो है सिलेक्टेड हो, हस्बैंड सिलेक्टेड हो बट वाइफ नॉट सिलेक्टेड हो, नॉट सिलेक्टेड हो। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, इसके लिए हस्बैंड सेलेक्टेड का 1/7 तो ठीक है, बट वाइफ को सिलेक्ट नहीं होना, क्योंकि स्ट्रिक्टली बोला है कि एक ही होना चाहिए, एक बारी में सिर्फ एक ही सिलेक्ट होगा। तो एक अगर सिलेक्ट हो चुका दूसरे को ना हो, दूसरा ना हो, तो ना होने की मतलब इसको क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्शन ऑफ हस्बैंड इनटू नॉट सिलेक्शन ऑफ वाइफ। ये हमारे पास क्या रहेगा 1/7 इंटू 4/5, 4/35। नेक्स्ट इसी का सेकंड केस रहेगा कि वाइफ तो सिलेक्ट हो चुकी है, वाइफ तो सिलेक्टेड है बट हस्बैंड नॉट सिलेक्टेड, हस्बैंड जो है नॉट सिलेक्टेड हो, नॉट सिलेक्टेड हो। तो वाइफ सिलेक्ट होने का क्या है हमारे पास, वाइफ सिलेक्ट होने की हमारे पास है 1/4, हस्बैंड नॉट सिलेक्टेड का है हमारे पास 6/7। यू विल गेट 5/35, 1/4 1/5, ठीक है। तो यू विल गेट, सो यू विल गेट 6/37। बट अब क्या बात है, इन्होंने क्या बोला, ओनली वन ऑफ देम इज सिलेक्टेड। इसमें दो केस बने, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, और हमें पता है और का मतलब होता है यूनियन, और का मतलब होता है यूनियन। तो जो टोटल प्रोबेबिलिटी बनेगी सेकंड केस की, वो या तो ये हो सकती है, मतलब बेसिकली हम ऐसे लिख सकते हैं, तो प्रोबेबिलिटी हस्बैंड सिलेक्टेड वाइफ नॉट सिलेक्टेड यूनियन वाइफ सिलेक्टेड हस्बैंड नॉट सिलेक्टेड यूनियन। और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं क्योंकि एक दूसरे को, किसी एक की प्रोबेबिलिटी से दूसरे को फर्क नहीं पड़ रहा। तो यहाँ पे यूनियन जो होती है उसमें इंटरसेक्शन वाला पार्ट 0 होता है, तो डायरेक्टली आपके पास क्या रहेगा, इन दोनों प्रोबेबिलिटी जो हम ऊपर प्रोबेबिलिटी हमने निकाली है उनको ऐड कर दिया जाएगा बस। 4/35 प्लस 6/35, तो आंसर जो रहेगा आपका 10/35, और सोल्व करने पर 2/7। इसका जो नेक्स्ट पार्ट है, थर्ड पार्ट हमें कह रहा है, थर्ड पार्ट कह रहा है नन ऑफ देम विल बी सिलेक्टेड, नन ऑफ देम, कोई भी सिलेक्ट ना हो,
कोई भी सिलेक्ट ना हो, इसका मतलब दोनों के, मतलब प्रोबेबिलिटी हस्बैंड ना सिलेक्ट हो, इंटरसेक्शन प्रोबेबिलिटी वाइफ भी सिलेक्टेड ना हो, बार है ना दोनों का, तो 6/7 इंटू 4/5 दैट इज 24/35। आई होप आपको क्लियर होगा कि किस प्रकार से या किस तरीके से हम कब एडिशन का यूज करेंगे और कब हम मल्टीप्लिकेशन का यूज करेंगे। जब तो दोनों चीजें इकट्ठी हो रही हैं, दोनों चीजें इकट्ठी चाहिए, तब तो प्रोडक्ट लगता है। जब एक दो केसेस बन जाएंगे हमारे पास कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, या ये भी हो सकता है, और आ जाएगा, यूनियन आ जाएगा, तब हम ऐड करेंगे। क्वेश्चन टू हमारे पास है द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ स्टूडेंट पासिंग द एग्जामिनेशन इज 3/7। ए पास हो जाए 3/7, तो इसी के साथ हम ना पास होने की भी बना दें, P ऑफ A नोट वो आ जाएगी 4/7। अब B पास हो जाए 5/7 और ना पास हो 2/7। Assuming that two events A pass and B pass are independent, दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट हैं। इंडिपेंडेंट इवेंट है मतलब दोनों इंडिविजुअली काम कर रहे हैं, एक की प्रोबेबिलिटी से दूसरे को कोई इफेक्ट नहीं होगा। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ओनली ऑफ ए पासिंग द एग्जामिनेशन, ओनली ए पासिंग, कि ए ही पास हो। अब ए पास हो इसका मतलब ए तो पास हो जाए बट बी पास नहीं होना चाहिए, बी पास नहीं होना चाहिए। तो ए तो पास हो जाए, ए तो पास हो जाए बट साथ ही साथ बी पास, क्योंकि हमें सिर्फ ए को ही पास करवाना है, बी को पास नहीं करवाना। तो बी पास ना हो 3/7 इंटू बी पास ना हो 2/7 6/49। अब सेकंड पार्ट हमारे पास क्या है, वन ऑफ देम इज पास्ड। अब वन ऑफ देम इज पास, देखो इसमें फिर से मैं क्लियरली आपको बता दूं, दो केस बनेंगे बेटा। ए पास हो जाए, ए तो पास हो जाए, ए तो पास हो जाए बट बी पास ना हो। ये इंटू इसलिए लगाया, ये होगा और ये नहीं चाहिए ना, साथ में चल रहे हैं दोनों। दूसरा और केस अब आ गया, और क्योंकि ये इसलिए इसको साथ में लेना पड़ा है क्योंकि बोला तो है कि एक ही पास करना है, एक पास करना, दूसरा ना पास का भी तो लगाना पड़ेगा ना साथ में। अब दूसरा केस ये रहेगा और के अंदर कि बी पास हो जाए, और फिर वही बात है, बी अगर एक बार पास होगा तो ए को पास नहीं भी तो करवाना पड़ेगा, क्योंकि एक बारी में एक ही पास होगा। ऊपर से पी ए पी बी नोट तो हमने निकाल लिया था 6/49 पहले ही। इसका जो है पी ऑफ बी 5/7 और 4/7, इसका था ना पास होने का, ए के ना पास होने का 20/49। अब जो टोटल प्रोबेबिलिटी रहेगी, इसकी वन ऑफ देम पास की जो हम निकाल रहे हैं, वो या तो ये भी हो सकता है बेटा, या ये भी हो सकता है। या का काम आ जाए ना यहाँ पे, ये भी हो सकता है या ये भी हो सकता है, तो ऐड करेंगे। is equal to 26/49। थर्ड क्वेश्चन, Rahul speaks the truth 5 times out of 6, Neha speaks the truth 9 times out of 10। तो राहुल ट्रुथ बोलता है, प्रोबेबिलिटी है राहुल के ट्रुथ बोलने की 5/6, दैट इज 5/6। और ना बोलने की क्या होगी, ना बोले हो सही 1/6। नेहा की अगर बात करें 9/10 टाइम्स ट्रुथ बोलती है, तो कितनी बार झूठ बोलती है 1/10 टाइम। अब प्रोबेबिलिटी क्या बोली है इन्होंने बोला है प्रोबेबिलिटी फाइंड करो that they contradict each other in stating the same fact, कि वो दोनों एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट करें, मतलब वो सही बोले तो वो गलत बोले, वो गलत बोले तो वो सही बोले। प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉन्ट्राडिक्टिंग की प्रोबेबिलिटी कैसे रहेगी बेटा, कि राहुल तो सच बोल रहा है बट नेहा झूठ बोल रही, ठीक,
नेहा तो सच बोल रही है, बट राहुल जो है वो झूठ बोल रहा है। सो राहुल सच बोले 5/6, ये सही ना बोले 1/10, नेहा सच बोले 9/10, राहुल सच ना बोले 1/6। ठीक है ना, दो केस होंगे ना कॉन्ट्राडिक्शन के। पहला तो केस ये रहेगा कि ये सच बोल दे ये सच ना बोले, तभी तो कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे, एक दूसरे को ऑपोजिट रहेंगे। और या तो ये हो सकता है कि ये सच बोल दे ये सच ना बोले, ये तो एंड है, ये सच बोले राहुल बोले एंड नेहा ना बोले, यहाँ पे नेहा बोले सच एंड राहुल सच ना बोले। जहां पे एंड है बेटा वहां इनटू है, और जहां पे और है, ये दो अलग केस बन गए, और है तो वहां पे एडिशन है। क्लियर, यू विल गेट 14/16, that will be equal to 7/30। जो फोर्थ क्वेश्चन है वो है P speaks the truth 70% of the times। P जो ट्रूथ बोलता है वो 70% टाइम्स बोलते हैं, मतलब 70/100 को सोल्व करके फ्रैक्शन में लिख लिया। और ना बोले सच 30/100। जो ट्रूथ बोले 80% मीन्स 80/100 टाइम्स वो ट्रूथ बोलता है, और नहीं बोलता 20/100 टाइम्स वो ट्रूथ नहीं बोलता। क्यों? अब क्वेश्चन ये है कि दे एग्री ऑन सेम फैक्ट, दे एग्री, हमने ये सारे केसेस लेने हैं जिसमें वो एग्री कर जाएं, एक पर्टिकुलर फैक्ट के लिए वो एग्री कर जाएं। अगर तो पहला बोले कि ये गलत है तो दूसरा भी बोले ये गलत है, दोनों फैक्ट को एग्री कर जाएंगे ना। एग्री तो पॉजिटिव सेंस में भी हो सकता है, नेगेटिव, दोनों को अपनी हाँ में हाँ मिलानी है। अगर वो ना करता है तो ना, दूसरा भी ना बोले, पहला भी हाँ करे तो दूसरा ना बोले, दे एग्री ऑन द सेम फैक्ट। इस प्रकार से कहने का मतलब ये है उनका जो आंसर रहे वो सेम रहे। वो सेम कब होगा? पहला तो केस होगा बेटा बोथ, जब दोनों के दोनों ट्रूथ सच बोल रहे हैं। सच कब बोलेंगे? जब ये भी सच बोल रहा है और ये भी सच बोल रहा है। पी ऑफ, इसको हम ए पी ट्रूथ मतलब पहले वाले की प्रोबेबिलिटी 70/100, पहले वाला सच बोले इनटू दूसरे वाला भी सच बोले। ये तो दोनों एग्री कर रहे हैं ना, दोनों ही सच कह रहे हैं, कि एक पर्टिकुलर फैक्ट को दोनों बोलेंगे हाँ भाई ये फैक्ट सही है, तो ये भी सही बोल रहा है ये भी सही बोल रहा है। या दूसरा काम ये हो सकता है दोनों ही उसको क्या कर दें, फॉल्स कर दें, है ना, दोनों ही उसको झुकला दें, दोनों ही कह दें नहीं भाई, वो भी तो इनकी बहुत एक टाइम पे एग्री, तो दोनों एक सेम ही अपना ओपिनियन दे रहे हैं ना उस टाइम तो। काम करते हैं तो थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 56/100 तो टोटल प्रोबेबिलिटी जो रहेगी एग्री करने की वो इनका ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो एक पर्टिकुलर फैक्ट को वो माने, मतलब दोनों एक ही रिस्पॉन्स दें एक पर्टिकुलर फैक्ट को लेकर, वो आंसर रहेगा हमारा 62। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है, इट सेज प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग अ टारगेट बाय 3 मार्क्समैन। 3 शिकारी हैं या 3 टारगेट लगाने वाले पर्सन हैं, तो उनके टारगेट लगाने की जो प्रोबेबिलिटी है वो गिवन है। ए की प्रोबेबिलिटी है 1/2, टारगेट हिट करने की बी की है 1/3 और सी की है 1/4। ये हिट करने की प्रोबेबिलिटी है। और ना हिट करने की 1/2, इसकी बन गई 1 में से सब्ट्रैक्ट कर लिया ना बेटा, 1/3 को 1 में सब्ट्रैक्ट करें 2/3, 1 में से 1/4 को सब्ट्रैक्ट करने के बाद 3/4, ये ना हिट करने की प्रोबेबिलिटी हमने बना ली। अब क्वेश्चन ये है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ओनली एंड ओनली वन ऑफ देम विल हिट द टारगेट, कि एक बारी में तीनों शूट करते हैं बट कोई एक ही हिट कर पाए, सिर्फ एक ही, दो नहीं। तो 3 केसेस बनेंगे बेटा कि एक हिट ना कर पाए एंड दूसरा हिट ना कर पाए एंड तीसरा हिट कर दे, तीसरा हिट कर दे, ये हो सकता है। और दूसरा केस हो सकता है पहला भी हिट ना कर पाए एंड दूसरा कर दे और तीसरा भी ना कर पाए, क्योंकि हर एक केस के अंदर सिर्फ एक ही पर्सन ऐसा होगा जो हिट करेगा, बाकी तो हिट नहीं करेंगे। अब इसमें क्या होगा, ए हिट कर दे, ना ही बी कर पाए और ना ही सी कर पाए, एक बारी में सिर्फ एक पर्सन ही हिट कर पाए। इसका कैसे बनेगी प्रोबेबिलिटी, एंड लग रहा है सबके अंदर,
तो इसकी प्रोबेबिलिटी कैसे होगी, ए हिट ना करे 1/2, बी हिट ना करे 2/3, सी हिट कर दे 1/4, और है प्लस ए हिट ना करे 1/2, बी हिट कर दे 1/3, सी हिट ना करे 3/4, प्लस ए हिट कर दे 1/2, बी हिट ना करे 2/3 और सी हिट ना करे 3/4. So this will be 2/2 6 4 24 plus 3/24 plus 6/24. 2 3 5 5 6 11. So total probability of single person hitting the target in a particular firing. एक फायरिंग करी हमने एक बारी में, तीनों ने फायर किया और उसमें सिर्फ एक ही एक बारी में टारगेट को हिट कर पाए, वो रहेगी हमारे पास प्रोबेबिलिटी 11/24. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, गिवन है द प्रोबेबिलिटी ऑफ टू स्टूडेंट्स ए एंड बी कमिंग टू द स्कूल इन टाइम आर 3/7 एंड 5/7 रिस्पेक्टिवली. दो स्टूडेंट्स हैं ए एंड बी, दोनों टाइम पर स्कूल पे पहुंचते हैं. इसकी चांसेस हैं कि 7 बारी में से 3 बारी ए जो है वो उस टाइम पे पहुंचता है और बी जो स्टूडेंट है 7 में से 5 बारी टाइम पे पहुंचता है. तो टाइम पे नहीं पहुंचने की प्रोबेबिलिटी हमने बना ली. 3/7 अगर पहुंचता है तो 4/7 पे टाइम पे नहीं पहुंचना. अगर 5/7 टाइम पहुंचता है टाइम पे तो बी बार दैट इज नहीं पहुंचने की प्रोबेबिलिटी रहेगी 2/7. अब क्वेश्चन ये है कि प्रोबेबिलिटी निकालो कि ओनली वन ऑफ देम इज कमिंग स्कूल इन टाइम. तो वही सेम काम है कि ए तो टाइम पे आ जाए पर बी टाइम पे ना आए. ये केस हो सकता है, या बी टाइम पे आ जाए एंड ए टाइम पे ना आए. तो ए टाइम पे आ जाए 3/7, बी टाइम पे ना आए 2/7, और मीन्स एडिशन बी टाइम पे आ जाए 5/7 और ए टाइम पे ना आए दैट इज 4/7. 6/49 प्लस 20/49, 26/49. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉल्विंग स्पेसिफिक प्रॉब्लम इंडिपेंडेंटली है 1/2 एंड 1/3. की प्रोबेबिलिटी है कि क्वेश्चन को इंडिपेंडेंटली बच्चे सोल्व कर लेते हैं, उसकी प्रोबेबिलिटी हमें गिवन है 1/2 एंड 1/3 की. ए सोल्व कर ले प्रॉब्लम को 1/2 है और बी सोल्व कर ले प्रॉब्लम को दैट इज 1/3. मतलब 3 में से एक बारी सिर्फ सोल्व कर पाता है बी. तो ना सोल्व करने की बना लेते हैं. ए सोल्व ना कर पाए 1 में से माइनस करने के बाद 1/2 ही आएगी, और बी सोल्व ना कर पाए 1 में से सब्ट्रैक्ट करने के बाद यू विल गेट 2/3. अब क्वेश्चन ये है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रॉब्लम इज सोल्व्ड. प्रॉब्लम इज सोल्व्ड. देखो बेटा इसमें 3 केस बने. फर्स्ट केस कि ए सोल्व कर ले, ए सोल्व कर ले एंड बी डज नॉट सोल्व, बी सोल्व ना कर पाए. सेकंड केस बी सोल्व एंड ए डज नॉट सोल्व. हमें तो क्वेश्चन सोल्व चाहिए, चाहे ए कर दे बी ना कर पाए, बी कर दे ए ना कर पाए, या थर्ड कंडीशन तो ये हो सकती है दोनों ही कर दे, ए भी सोल्व कर दे और बी भी सोल्व कर दे. ए सोल्व कर दे 1/2, बी सोल्व ना कर पाए 2/3. ए बी सोल्व कर दे 1/3, ए ना कर पाए 1/2. दोनों ही सोल्व कर दें 2/6, 1/6, 1/6. अब प्रोबेबिलिटी है क्या कि सॉल्व होना चाहिए हमारा, तो क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए. वो सबकी एडिशन रहेगी क्योंकि 3 केस थे और वाले. तो 2/6 plus 1/6 plus 1/6 you will get 4/6 that is 2/3. फर्स्ट पार्ट का आंसर तो हमारे पास रहा है 2/3. इसका सेकंड पार्ट हमारे को क्या कह रहा है, सेकंड पार्ट हमारे को कह रहा है, सेकंड पार्ट सेज एग्जैक्टली वन ऑफ देम सॉल्व द प्रॉब्लम. कि सिर्फ एक ही सॉल्व कर पाए, एक बारी में सिर्फ एक ही सॉल्व कर. ये तो दोनों ही हो गए, बस ये दोनों आएंगे. प्रोबेबिलिटी ओनली वन सॉल्व्स, एक ही कोई सॉल्व करे. हमने यहाँ पे क्या किया, दोनों सॉल्व वाला केस लिया तो हटा देंगे. ये एक सॉल्व कर ले दूसरा ना कर पाए, पहला सॉल्व बी सॉल्व कर ले ये ना कर पाए, ये दो ही केस रहेंगे सेकंड पार्ट के अंदर. 2/6 plus 1/6 3/6, आंसर रहेगा 1/2. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो है वो कहता है इन टॉसिंग अ कॉइन थ्राइस फाइंड द चांस ऑफ थ्रोइंग हेड एंड टेल अल्टरनेटली इन 3 सक्सेसिव ट्राई. हमें पता है अगर कॉइन को 3 टाइम्स सक्सेसिवली टॉस करेंगे यू विल गेट 8 केसेस.
8 केसेस हमने बना लिए हैं। वो कह रहे हैं व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अल्टरनेटिव हेड एंड टेल। अल्टरनेटिव का मतलब ये होता है कि हेड के बाद बेटा अगर आए तो टेल आए, फिर टेल के बाद हमारे पास हेड आ जाए, या टेल आ जाए फिर हेड आ जाए, हेड के बाद फिर टेल आ जाए, ये होता है अल्टरनेशन। ये तो सेम है, ये सेम, इसमें हेड के साथ हेड आ गया, ये टेल के साथ टेल आ गया, टेल 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 सब सेम है, ये भी सेम है, ये भी हेड हेड दो इकट्ठे आ रहे हैं, इकट्ठे नहीं आ सकते दोनों, हेड टेल हेड एंड टेल हेड टेल, तो you will get two cases only. So probability रहेगी जो इवेंट की वो 2 favorable cases out of total 8 cases, that is 1/4. क्वेश्चन नंबर 9 जो हमारे पास है, it says a coin is tossed 3 times and all possible outcomes are considered equally likely. Consider the tossing a coin twice as first experiment and once as second experiment. Find the probability of getting 2 heads and a tail, 3 heads and सेकंड है 3 हेड्स, द टू एक्सपेरिमेंट्स बीइंग इंडिपेंडेंट। प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है, क्या कह रहे हैं, पहले बार तो एक इवेंट बना लो जिसके अंदर आपने सिर्फ 2 बार ही टॉस किया है कॉइन को, सो यू विल गेट हेड टेल, हेड हेड, टेल हेड एंड टेल टेल। एंड जो बी इवेंट है, बी इवेंट के हमारे पास क्या है, बी इवेंट के अंदर हमारे पास है एक बार ही टॉस किया सिर्फ, सो यू विल गेट हेड और टेल। आपको कह रहे हैं, अब कह रहे हैं फर्स्ट केस में आपको कह रहे हैं यू विल गेट 2 हेड एंड अ टेल एंड अ टेल। आपको 2 हेड्स मिल जाएं पहले वाले में और एक टेल मिल जाए वहां से। अब इसके अंदर ए इवेंट के अंदर आपको 4 एलिमेंट्स हैं, बी इवेंट के आपके पास 2 एलिमेंट्स। जब आपको 2 इवेंट्स करवा रहे हैं, एक्चुअली हुआ क्या है, करवाए तो 3 कॉइन ही टॉस करवाए हैं साइमल्टेनियसली, तो उनके सब पार्ट्स मैंने लिखे हैं। अगर इसको बेस से क्रॉस कराओगे, जैसे हेड हेड के साथ एक हेड लेंगे तो ये पहला केस बन जाएगा, हेड हेड के साथ दूसरा टेल लेंगे तो ये दूसरा केस आ जाएगा, फिर हेड टेल के साथ हेड आ जाएगा। इस प्रकार से आपके टोटल 8 एलिमेंट्स फिर भी बन जाएंगे। अब क्वेश्चन ये है कि 2 हेड्स मतलब ये जो केस है, ये जो इवेंट्स हैं अल्टीमेटली इनका जब ए क्रॉस बी करेंगे आप, तो आपके पास सैंपल स्पेस जो बन जाएगा वो यही बन जाएगा ऊपर वाला। अब आपको क्या कह रहे हैं, 2 हेड्स आ जाए और एक टेल आ जाए, 2 हेड्स गिनो, 2 हेड्स एंड अ टेल, 2 heads and a tail and 2 heads and a tail। टोटल आपके पास 3 केसेस हैं आउट ऑफ 8। और सेकंड इवेंट हमारे पास कह रहा है 3 हेड्स, और 3 हेड्स तो आपको पता ही एक ही होता है, 3 हेड्स वाला केस एक ही होता है, तो 1/8 रहेगी प्रोबेबिलिटी इसकी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास गिवन है, दैट इज अ स्टूडेंट टेक्स एग्जामिनेशन इन 4 सब्जेक्ट्स, 4 सब्जेक्ट्स में उसने एग्जाम दिया है। वो कहते हैं अगर उसको पास होता है, वो सर हर सब्जेक्ट में पास होने की प्रोबेबिलिटी गिवन है, ए में पास होने की 4/5, बी में पास सब्जेक्ट होने में पास होने की प्रोबेबिलिटी 3/4, सी सब्जेक्ट में पास होने की प्रोबेबिलिटी 5/6 एंड डी में 2/4। हमने बी में ना होने की भी बना ली, सी में ना पास होने की भी बना ली, और डी में ना होने की भी बना ली सब्ट्रैक्ट करने के बाद आउट ऑफ 1। अब क्वेश्चन ये है कि इफ टू क्वालिफाई होने के लिए ही मस्ट पास इन ए, क्वालिफाई होने के लिए मस्ट पास इन ए। एक तो कंडीशन पक्की बात है कि ए में तो पास होना ही होना है, ये तो श्योर है, और साथ में एंड एटलीस्ट इन 2 अदर सब्जेक्ट्स, एंड एटलीस्ट इन 2 अदर सब्जेक्ट्स। कहते हैं ए में तो पास होना ही होना है, उसके अलावा कोई ना कोई बाकी 3 बचे सब्जेक्ट उनमें से किसी 2 में पास होना ही होना पड़ेगा। अब जो टोटल प्रोबेबिलिटी ये ढूंढनी है कि वो पास कर जाए, ये क्वालिफाई हो जाए, ये प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है। अब एक बात है, क्या क्या केसेस बनेंगे पहले ये देखिए, कि ए में पास हो जाए, बी में भी पास हो जाए, सी में भी पास हो जाए एंड डी में पास ना हो। ठीक, फिर सेकंड केस क्या रहेगा हमारे पास, ए में तो पास होना ही होना है ना, बी में भी पास हो जाए, सी में ना हो बट डी में हो जाए, क्योंकि अल्टीमेटली ए के साथ 2 सब्जेक्ट ऐसे रखने हैं जो पास वाले होंगे, एक में किसी एक में ना भी हो तो चलेगा। थर्ड, ए में तो पास हो जाए, ए में तो करना ही करना है, बी में पास ना हो, सी में भी हो जाए और डी में भी हो जाए। टोटल 3 केस तो ये बनेंगे, और लास्ट केस जो रहेगा वो ये रहेगा कि भाई सब में पास हो जाए, तब भी तो क्वालिफाई करेगा, तब भी तो क्वालिफाई होगा ही होगा। ए में पास हो जाए 4/5, बी में पास हो जाए 3/4, सी में पास हो जाए 5/6, बट डी में ना हो
1/3। क्लियर। फिर ए में पास हो जाए 4/5, बी में पास हो जाए 3/4, सी में पास ना हो बट डी में पास हो जाए। ए में पास हो, बी में पास ना हो 1/4, सी में पास हो जाए और डी में भी पास हो जाए, डी में भी पास हो जाए। लास्ट केस है जब सब में पास हो जाए। आप इसको सॉल्व कर लेते हैं। 20 थी 60, 66 360 होल ओवर 4 3 12 12 5 60 is equal to 4 3 12 to the 24/360. This will be 4 5 the 20 to the 40/360. 4 3 12 12 5 the 60 to the 120/360. तो टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग रहेगी बेटा, प्रोबेबिलिटी रहेगी पासिंग की या क्वालिफाई करने की, वो और के केस में ये हो जाए, ये हो जाए या ये हो जाए, तो इनको ऐड कर देंगे। 60/360 प्लस 24/360 प्लस 40/360 प्लस 120/360. So you will get 360. 60 और 40 100, 100 220, 220 and 244, 244 4 के टेबल से इसको आप सब डिवाइड कर देंगे, यू विल गेट 61/90. दिस इज द रिक्वायर्ड। सो आज के लिए इतना ही करेंगे और नेक्स्ट क्लास के अंदर हम रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। थैंक यू।